ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका जानती थी कि बिक्की ने जो रास्ता अपनाकर अनिका से मिलने की पूरी प्लानिंग की थी वो रास्ता काफी अजीब था। मगर अनिका ये भी जानती थी कि इसके अलावा बिक्की के पास शायद अनिका तक पहुंचने का और कोई चारा नहीं था। अनिका को सिर्फ एक बात याद थी। करण गुलेरिया ने अनिका से कहा था कि बिक्की वो एडवोकेट है जिस पर आकाश को सबसे ज्यादा भरोसा था, और खुद करण गुलेरिया ने अनिका से कहा था कि बिक्की ज्यादातर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुश्किल से मुश्किल केसेज हैंडल करता है और शायद आज तक बिक्की कोई भी केस हारा नहीं था। भले ही अनिका को बिक्की की एंट्री की स्टाइल काफी अजीब लगी थी, मगर कहीं न कहीं अनिका भी बिक्की के स्टाइल को लेकर काफी इम्प्रेस थी। अनिका जानती थी कि ये बहुत यूनिक तरीका था जिससे बिना किसी को शक के बिक्की अनिका से मिल सकता था। अनिका अभी भी काफी ज्यादा हैरान लग रही थी। तभी बिक्की ने अनिका की ओर देखकर कहा, आप अभी कुछ देर और हैरान रह सकती हैं, तब तक मैं अपनी मीटिंग की तैयारियां पूरी कर लेता हूँ। ये कहते हुए बिक्की भी लेडीज वॉशरूम के दरवाजे के पास चला गया और वॉशरूम को अंदर से लॉक कर दिया। बिक्की ने मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, चलिए, दरवाजा लॉक कर दिया है, जिस वजह से अब हमें कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा और खुल के एक एडवोकेट और क्लाइंट एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। ये कहते हुए बिक्की आईने के सामने वाली सिंक के ऊपर बैठ गया और अपने दोनों पांव एक पर एक चढ़ाते हुए अनिका से पूछने लगा, बताइए मैडम, क्या केस है आपका? क्या जायदाद के बंटवारे को लेकर आप मुझसे मिलना चाहती हैं? अनिका अभी भी काफी ज्यादा शॉक थी, मगर बिक्की का सवाल सुनते ही अनिका ने ना में अपना सर हिला दिया। बिक्की ने अपना अगला सवाल पूछते हुए कहा, अच्छा, समझ गया, यहाँ कोई ऐसा है जो आपको बार बार परेशान करता है? अरे भाई, इतनी खूबसूरत लड़की हो तो लड़के तो परेशान करेंगे ही, मगर आप फिक्र मत कीजिए, वो जो कोई भी है उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में दोबारा कभी आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बोलिए, हरासमेंट का केस है? अनिका ने फिर से ना में अपना सिर हिला दिया। बिक्की इस बार गहरे सोच में डूब गया। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिक्की के साथ अपने दिल की बातें कैसे शेयर करे। बिक्की बेशक बहुत बोलता था, मगर बिक्की की आंखें काफी ज्यादा मासूम थी। एक एडवोकेट होने के नाते बिक्की काफी कम उम्र का था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिक्की के साथ अपनी सारी बातें कैसे शेयर करें। अनिका को कंफ्यूज देखकर बिक्की ने हवा में अपनी उंगलियां फेरते हुए चुटकी बजाई और अनिका से कहा, समझ गया, मैं समझ गया कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अनिका बिक्की की ये बात सुनकर हैरानी से बिक्की की ओर देखने लगी। बिक्की ने अनिका की ओर अपना चेहरा आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज में अनिका से पूछा, क्या डिवोर्स का केस है? आप अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती हैं? इससे पहले कि अनिका कुछ जवाब देती, बिक्की ने फिर से चुटकी बजाते हुए अनिका से कहा, अरे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये काम तो मैं चुटकी में कर दूंगा और फिर इसमें शायद मेरा भी तो कोई फायदा हो सकता है। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि बिक्की उसके साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। बिक्की ने तुरंत बात बदलते हुए अनिका से कहा, मेरा मतलब है, अगर आपने अपने पति के साथ डिवोर्स ले लिया तो जिंदगी भर आप अकेले तो नहीं गुजारेंगी। हो सकता है कि आगे चलकर आपको फिर से नए जीवन साथी की तलाश हो, और ऐसे वक्त में इससे पहले कि बिक्की आगे कुछ कह पाता, अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए बिक्की से कहा, देखिए, मुझे कोई डिवोर्स केस नहीं लड़ना है। अब आप मेरी बात सुनेंगे या अकेले ही इस लेडीज वॉशरूम में बड़बड़ाते रहेंगे? एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। आप आईने की ओर देखकर अपने आप से बातें करते रहिए। अनिका को भड़का हुआ देखकर बिक्की तुरंत छलांग मारकर सिंक से नीचे उतरा और अनिका से कहने लगा, अरे अरे मैडम, आप तो बुरा मान गए। चलिए, कोई बात नहीं, अब मैं नहीं बोलूँगा, आप ही बोलिए। दरअसल आप कब से कुछ बोल ही नहीं रही हैं। मुझे लगा कि आपको बोलने में थोड़ी झिझक हो रही थी, इसीलिए आपकी झिझक दूर करने के लिए मैं ये सब बोले जा रहा था। मगर आप बताइए, किस तरह का केस लड़ना चाहती हैं आप? अनिका ने तभी धीमी मगर सख्त आवाज में बिक्की से कहा, इट्स अ रेप केस। जैसे ही अनिका ने ये बात कही, बिक्की के चेहरे का रंग उड़ गया।
बिक्की का मुंह खुला का खुला रह गया। बिक्की ने अटकती हुई हड़बड़ाती हुई आवाज में अनिका से पूछा, रेप केस? ये आप क्या कह रही हैं? अनिका ने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाती हुई कहा, यहाँ कुछ ही दूर लकड़ी बाजार में एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी रहा करती थी। अभी कुछ दिनों पहले दोनों की मौत हो गई, मगर मुझे शक है कि मौत से पहले बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था। पुलिस ने छानबीन की है और मुझे पक्का यकीन है कि पुलिस ने छानबीन में जो भी बातें रिपोर्ट में लिखी है वो सारी बातें गलत हैं। वो बूढ़ी औरत और वो लड़की तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि उन्हें इंसाफ मिले। बिक्की ने जब देखा कि मामला काफी ज्यादा सीरियस है तो बिक्की के चेहरे से मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई। अनिका ने जो बात कही थी और अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बिक्की समझ गया था कि आखिर अनिका ने इतनी सीक्रेटली अपने पापा से कहकर एक वकील से मदद क्यों मांगी थी। बिक्की अब ये समझ गया था कि अब अनिका के साथ मजाक नहीं किया जा सकता था। इसीलिए बिक्की बड़ी ही अदब से अनिका के पास आकर पूछने लगा, बताइए क्या हुआ है और केस के बारे में सारी डिटेल्स मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मरने वाली बेटी और माँ को इंसाफ मिले। जब अनिका ने देखा कि बिक्की सीरियस हो चुका था तो अनिका ने बिक्की से कहा, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, अचानक ही हमारे प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस गार्डन पर कुछ तोते और कुछ पंछी आकर बैठे। जैसे ही अनिका अपनी बात आगे बढ़ाने वाली थी, अनिका और बिक्की दोनों के कानों पर दरवाजे के खटखटाने की आवाज पड़ी। बाहर से अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी होटल के स्टाफ मेंबर्स अनिका से पूछ रहे थे, मैडम आप ठीक तो है ना? ये दरवाजा अंदर से लॉक क्यों है? मैडम आर यू ओके? दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर अनिका काफी ज्यादा टेंस हो गई। अनिका अपने सामने खड़े बिक्की को देखने लगी, जैसे ही आंखों के इशारे से वो बिक्की को पूछ रही हो कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। बिक्की ने अपने हाथों के इशारे से अनिका को रिलैक्स रहने के लिए कहा और अनिका के कानों के पास आकर कहा, उनसे कहिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं और कहिए कि आपके साथ जो बूढ़ी औरत अंदर आई थी वो कपड़े चेंज कर रही है, इसलिए आपने दरवाजा लॉक रखा है। अनिका नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए, मगर इस वक्त उसके पास बिक्की की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अनिका दरवाजे के पास गई और कहने लगी, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर जैसे ही अनिका ने ये बात कही, अनिका के सिक्योरिटी गार्ड की बाहर से आवाज आई, मैडम मुझे लगता है अब आपको बाहर आ जाना चाहिए। इतनी देर तक आपका किसी अनजान शख्स के साथ रहना ठीक नहीं है। प्लीज आप बाहर आ जाइए मैडम। माफ कीजिएगा, हम हमारी ड्यूटी पर हैं और हमारे चीफ का हुक्म है कि आपको हम अपनी नजरों के सामने से हटने न दें। प्लीज मैडम आप बाहर आ जाइए। उनकी मदद करने होटल के स्टाफ की लड़कियां अंदर चली जाएंगी। ये कहते हुए अनिका के सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। बिक्की और अनिका समझ चुके थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स अब इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। तभी बिक्की ने अनिका के पास जाकर कहा, ठीक है, मैं केस की बाकी डिटेल्स पता करके छानबीन शुरू करता हूँ। आप बिल्कुल घबराइए मत। बस किसी तरह हर रोज सुबह 10:30 बजे आप मुझे कैफेटेरिया में मिलने आ जाइएगा। मैं आपको केस की डिटेल्स बताता रहूंगा और मुझे जो भी सवाल होंगे मैं वो आपसे पूछकर आपके डाउट्स क्लियर करता रहूंगा। मेक श्योर कि आप रोज सुबह 10:30 बजे कैफेटेरिया में पहुंच जाएं। अनिका ने बिक्की की बात सुनकर बिक्की की बात में हाँ मिला दी, मगर फिर बिक्की से पूछा, मगर आप अब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? अनिका की बात सुनते ही बिक्की के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। बिक्की अचानक एक झटके से एक स्पाइडरमैन की तरह दरवाजे के पास लगी एक वॉशरूम के केबिन के ऊपर जाकर बैठ गया और अनिका को दरवाजा खोलने का इशारा कर दिया। अनिका ने बिक्की का इशारा मिलते ही दरवाजे का लैस खोला और जैसे ही अनिका ने दरवाजा खोला, कुछ होटल की लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर्स दौड़कर अंदर आई। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि अनिका के अलावा वॉशरूम में और कोई नहीं था। वो हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगी और उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने अनिका से पूछा, मैडम वो बूढ़ी औरत कहाँ गई जो आपके साथ अंदर आई थी? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों को क्या जवाब देती। लेडी सिक्योरिटी स्टाफ के पीछे पीछे अनिका के सिक्योरिटी वाले भी वॉशरूम के अंदर आ गए। सभी लोग हैरान होकर अनिका की ओर देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत कहाँ गायब हो गई थी।
वॉशरूम में कई सारी केबिन्स थी, मगर जब लेडी सिक्योरिटी स्टाफ आगे जाकर हर केबिन की तलाशी लेने लगी तब उन्हें एहसास हुआ कि सारी की सारी केबिन्स खाली थी, मगर बूढ़ी औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब हैरान होकर सारे सिक्योरिटी स्टाफ ने अनिका की ओर देखा तो अनिका की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी बात का क्या जवाब दे। तभी अचानक जेंट्स सिक्योरिटी जो दरवाजे के ठीक पास खड़ी थी, उनके पीछे छलांग लगाते हुए बिक्की ने अचानक ही जोर की चीख लगाई। इससे पहले कि सिक्योरिटी वाले कुछ समझ पाते और मुड़कर बिक्की को पकड़ पाते, बिक्की ने उल्टा एक सिक्योरिटी वाले को पकड़कर कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने बाहर से देखा कि तुम लोग जबरदस्ती लेडीज वॉशरूम के अंदर दरवाजा ठोक ठोक कर घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक बिक्की ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे 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 क्या जमाना आ गया है, देखो इतनी बड़ी 5 स्टार होटल में एक जवान खूबसूरत लड़की वॉशरूम के अंदर जाती है तो बंदूक के जोर पर तुम लोग जबरदस्ती वॉशरूम के अंदर घुसना चाहते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिक्की की ये बात सुनते ही सारे के सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले हैरान रह गए। इससे पहले कि वो बिक्की को कुछ कहने की कोशिश करते, बिक्की ने उन्हें उल्टा डांट लगाते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बंदूक की नोक पर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? सिक्योरिटी स्टाफ वाले लड़के की ये बात सुनकर हैरान रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो औरत अभी अभी अनिका के साथ वॉशरूम में घुसी थी, वो भी कुछ देर पहले ठीक इसी तरह के डायलॉग्स बोल रही थी। मगर सबसे ज्यादा हैरान की बात उन लोगों के लिए ये थी कि वॉशरूम के अंदर से वो बूढ़ी औरत अचानक गायब कैसे हुई और बिक्की वॉशरूम में आया कैसे। सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले हैरान होकर बिक्की को देख रहे थे। बिक्की ने उन सबके चेहरे की हैरानी पढ़ते हुए उनसे कहा, क्या हुआ? ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो तुम लोग? तभी एक सिक्योरिटी स्टाफ ने हड़बड़ाती हुई आवाज में बिक्की से पूछा, आप अंदर कैसे आए सर? बिक्की ने इशारा करते हुए कहा, अंदर कैसे आए मतलब? जैसे आप लोग अंदर आए, बाहर से अंदर आया, ये देखिए इस तरह। ये कहने के बाद बिक्की दरवाजे के बाहर गया और फिर से दरवाजे के अंदर चलकर आया और कहने लगा, बिल्कुल इसी तरह मैंने देखा कि आप लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर आप लोगों ने अचानक शायद दरवाजा तोड़ दिया और फिर अंदर घुस आए, इसलिए आपका पीछा करते करते मैं भी अंदर घुस आया। अंदर आकर देखा तो एक जवान खूबसूरत लड़की यहाँ पर खड़ी है और आप लोग बंदूक की नोक पर पता नहीं क्या करना चाहते हैं। सारे के सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले अपनी बंदूक पीछे हटाकर कहने लगे, अरे वो ये हमारी मैडम है, हम उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिक्की ने ये बात सुनते ही वो सिक्योरिटी गार्ड्स के कंधे पर जोर से चपत लगाती हुई कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम जो कर रहे हो उसमें शर्म नहीं आती? अरे सिक्योरिटी काहे की सिक्योरिटी देने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी, शर्म नहीं आती? अगर तुम मैडम के बॉडीगार्ड्स हो तो बॉडी को जरा दूर से गार्ड किया करो, वरना ऐसा मुकदमा चला दूंगा कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडीगार्ड्स एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उन बॉडीगार्ड्स के समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिक्की की बातों का क्या जवाब दे, इसलिए एक सीनियर बॉडीगार्ड ने बिक्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए सर, ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये हमारी मैडम है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। जैसे ही बिक्की ने उस बॉडीगार्ड्स की बात सुनी, बिक्की ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है जाता हूँ मैं यहाँ से, मगर अगर किसी लड़की के साथ ऐसी वैसी हरकत हुई ना तो याद रखना, ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि सालों बाद जब जेल से निकलोगे तो खुद की शक्ल आईने में पहचान नहीं पाओगे। बिक्की सभी लोगों को ये धमकी देते हुए वॉशरूम से बाहर निकल गया। अभी भी सारे के सारे सिक्योरिटी वाले हैरान थे कि वो बूढ़ी औरत अचानक कैसे गायब हो गई। मगर इससे पहले कि सभी लोग मुड़कर अनिका की ओर देखें और अनिका से सवाल पूछें, अनिका अपना सर झुकाकर वॉशरूम के बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका वॉशरूम से बाहर निकलकर होटल के कॉरिडोर की ओर आगे बढ़ने लगी, एक जूनियर अटेंडेंट अनिका के पास आई और पूछने लगी, मैडम वो बूढ़ी औरत कहाँ गई जो आपके साथ वॉशरूम में गई थी? अनिका के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, मगर अनिका के ठीक सामने कैफेटेरिया के कांच के दरवाजे के पीछे खड़ा बिक्की अनिका को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। बिक्की जिस तरह से इशारा कर रहा था, अनिका समझ गई थी कि बिक्की उसे ये कहने के लिए कह रहा था कि वो बूढ़ी औरत जब बिक्की और बाकी लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था तभी बाहर निकल गई। अनिका ने बिक्की का इशारा समझते हुए अपनी बगल में खड़ी लड़कियों से कहा, अरे जिस वक्त वो लड़का आया था
वॉशरूम के अंदर और मेरी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसकी बातचीत चल रही थी, तभी वो पीछे से निकल गई। दरअसल तुम लोग जब दरवाजा खोलकर आए तब वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी और दरवाजा खुलते ही वो अंदर से चुपके से निकल गई, इसलिए शायद तुम लोगों की नज़र उस औरत पर नहीं पड़ी। अनिका की बात होटल के सिक्योरिटी के स्टाफ के साथ साथ अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी सुन ली थी। सिक्योरिटी गार्ड्स बार बार याद करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्होंने किसी औरत को बाहर निकलते हुए देखा था, मगर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे थे। ना तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बाहर जाते हुए देखा था और ना ही उन्हें पता चल पा रहा था कि किस तरह से वो लड़का अचानक वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गया। अनिका के तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने समझा कि शायद हो सकता था कि सब कुछ समझने में उनकी कोई चूक हो रही थी, इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने अनिका के पास आते हुए कहा, मैडम मुझे लगता है अब हमें ऊपर चलना चाहिए, सर कुछ ही देर में आ जाएंगे। अनिका जानती थी कि उससे कॉफी शॉप में आए काफी देर हो चुकी थी और अब अगर अनिका ज्यादा देर तक कॉफी शॉप में रुकी तो हो सकता था कि अनिका की सिक्योरिटी स्टाफ वालों को शक हो जाए। इसलिए अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की बात मानते हुए अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। मगर अनिका की नजरें कॉफी शॉप की कांच के दरवाजे के उस तरफ खड़े बिक्की पर जमी हुई थी। बिक्की बार बार अनिका को इशारा करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो कल अनिका को ठीक इसी जगह पर सुबह 10:30 बजे मिलेगा। अनिका भी बिक्की की ओर देखकर हामी भरने लगी। अनिका जब अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ लिफ्ट की ओर जाने लगी तब अनिका ने देखा कि ठीक अनिका के सामने रोहित खड़ा था। अनिका ने जैसे ही रोहित को देखा अनिका चौंक गई। अनिका को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर रोहित ने पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम चौंक क्यों गई? अनिका ने बस ना में अपना सर हिलाते हुए रोहित से कहा, तुम यहाँ? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं जब होटल में आया तो मुझे पता चला कि तुम कैफेटेरिया में हो और इसीलिए मैं यहाँ चला आया। रोहित को अनिका के साथ बात करता हुआ देखकर बिक्की ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया ताकि रोहित उसे देख न सके और सीटी बजाता हुआ अपने दोनों हाथ अपने जेब में रखकर कैफेटेरिया के अंदर चला गया। भले ही रोहित ने बिक्की का चेहरा नहीं देखा था, मगर रोहित ने ये अच्छी तरह से देखा था कि कोई लड़का कांच के दरवाजे से अनिका को इशारे कर रहा था और अनिका भी उन इशारों का जवाब दे रही थी। अनिका रोहित से नजरें चुराकर लिफ्ट की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी रोहित कुछ देर तक वहीं खड़ा कांच के दरवाजे की ओर देखता रहा जहां से वो लड़का अनिका को इशारा कर रहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि याददाश्त खोने के बाद अनिका का ना तो कोई दोस्त था और ना ही अनिका ने होटल में किसी के साथ दोस्ती की थी। फिर रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो कौन लड़का था जो अनिका को कांच के दरवाजे के पीछे से इशारे कर रहा था। रोहित ने देखा कि अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स और होटल के सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर्स भी काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज नजर आ रहे थे। अनिका लिफ्ट के पास जाकर लिफ्ट का इंतजार करने लगी। तभी रोहित ने होटल के सिक्योरिटी स्टाफ की लड़कियों से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? तभी एक लड़की ने जवाब देते हुए कहा, सर हमारे समझ में नहीं आता है कि अभी अभी कुछ देर पहले मैडम के साथ एक 65-70 साल की उम्र की औरत वॉशरूम के अंदर गई थी, मगर फिर अचानक ही वो औरत कहीं गायब हो गई। मैडम तो वॉशरूम से बाहर आ गई, मगर वो औरत कहीं नजर नहीं आ रही है। रोहित भी उस लड़के की बात सुनकर हैरान हो गया। रोहित ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद उस लड़की से कहा, क्या बात कर रही हो तुम? ऐसे कोई गायब कैसे हो सकता है? क्या तुम लोगों का ध्यान नहीं था? उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, हम तो वहीं पर खड़े थे। जब से मैडम अंदर गई थी हम वहीं दरवाजे के पास खड़े मैडम और उस औरत का इंतजार कर रहे थे, मगर दरवाजा खुलने पर हमने देखा कि मैडम तो अंदर थी मगर वो औरत अंदर कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहित को इस बात पर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। रोहित ने बाकी सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर के सामने देखकर कहा, जरा सीसीटीवी में चेक करवाओ और बताओ कि वो औरत कहाँ गई है। ऐसे कोई कैसे औरत तुम्हारी नजरों के सामने से गायब हो जाए और तुम्हें पता भी न चले। रोहित की बात सुनते ही एक लड़की ने अपना सर झुका दिया और धीमी आवाज में रोहित से कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर लेडीज वॉशरूम सीसीटीवी कैमरा कहाँ से होगा?
तभी रोहित को अचानक इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसने क्या कहा था। अपने माथा पर अपनी उंगलियां फेरते हुए रोहित ने कहा, हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। मगर ये कैसे हो सकता है? एक औरत अगर अनिका के साथ वॉशरूम के अंदर गई थी तो वो वहीं मौजूद होगी। उस लड़की ने फिर से रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, हमने सारे केबिन्स चेक कर ली, सारी केबिन्स खाली थी, पता नहीं वो औरत कहाँ गायब हो गई। हमने जब मैडम से पूछा तो मैडम ने कहा कि जब हम दरवाजा खोलकर अंदर आए, ठीक उसी वक्त दरवाजे के पीछे से निकलकर वो औरत बाहर निकल गई। शायद हमारा ध्यान नहीं होगा सर। रोहित को ये पूरा वाक्य बहुत अजीब लग रहा था, मगर रोहित ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित के लिए इतना ही काफी था कि अनिका सेफ थी। जैसे ही लिफ्ट सेकेंड फ्लोर पर आई और लिफ्ट का दरवाजा खुला, अनिका तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा वापस बंद हो पाता, रोहित भी दौड़कर लिफ्ट के पास गया और दरवाजा बंद होने से पहले ही रोहित ने भी बटन दबा दिया और रोहित अनिका के साथ लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। और रोहित और अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स भी लिफ्ट में अनिका और रोहित के ठीक पीछे तैनात थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट ऊपर प्रेसिडेंशियल सीट की ओर जाने लगी। रोहित ने अनिका से पूछा, तुम ठीक तो हो ना अनिका? अनिका ने रोहित की इस बात का जवाब बिना दिए रोहित की नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे अनिका रोहित से कुछ छुपा रही थी। अनिका जानबूझकर रोहित से नजरें छुपा रही थी। इस तरह से जानती थी कि अनिका बिक्की से सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि अनिका को वो कहीं न कहीं कुसुम के लिए इंसाफ चाहिए था और अनिका के दिल में एक शक की सोए रोहित की ओर भी इशारा कर रही थी। अनिका ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह रोहित इंस्पेक्टर अग्रवाल के साथ फोन पर बातें करता था और बिक्की की मदद से अनिका इस बात की तह तक जाना चाहती थी कि आखिर कुसुम के साथ जो हुआ था वो कैसे हुआ था और कौन था कुसुम के दर्दनाक अपराध के पीछे। मगर अनिका ये बात रोहित को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर कुसुम के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे रोहित का जरा सा भी हाथ है तो फिर अनिका रोहित को इस बात की भनक भी नहीं लगने देना चाहती थी। रोहित देख रहा था कि अनिका मन ही मन कुछ सोच रही थी और किसी तरह रोहित से नजरें चुरा रही थी। अनिका का ये बर्ताव रोहित को बहुत अजीब लग रहा था। मन ही मन रोहित ये भी सोच रहा था कि कौन था वो लड़का जो कांच के दरवाजे के पीछे से अनिका को इशारे कर रहा था। और रोहित के लिए ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि अनिका रोहित से उस लड़के के बारे में कोई जिक्र भी नहीं कर रही थी, न ही रोहित को खुलकर कुछ बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो इतनी परेशान क्यों नजर आ रही थी। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही टॉप फ्लोर पर आकर खुला, अनिका तेज कदमों से प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन दरवाजे पर चली गई। अनिका अब तक जान चुकी थी कि किस तरह से प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा अनलॉक होता था। अनिका ने अपना अंगूठा अनलॉकिंग स्क्रीन पर रखा और एक्सेस मिलते ही दरवाजा अनलॉक हो गया। अनिका तेजी से कमरे के अंदर चली गई। रोहित भी धीरे धीरे अनिका के पीछे प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर दाखिल हो गया। रोहित ने देखा कि अनिका तेज कदमों से सीधे अपने बेडरूम में चली गई। अनिका ने इससे पहले कभी भी इस तरह का बिहेवियर नहीं किया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आज अनिका इतना अलग बर्ताव क्यों कर रही थी। रोहित ने सनी के माता पिता के मुंह से वैसे भी जो सारी बातें सुनी थी वो सुनकर रोहित काफी डिस्टर्ब था और अनिका का इस तरह का बर्ताव रोहित की समझ के बाहर था। रोहित जब अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो रोहित ने देखा कि अनिका अपने मोबाइल फोन पर बालकनी में खड़ी कुछ टाइप कर रही थी। जैसे ही अनिका को एहसास हुआ कि रोहित कमरे में दाखिल हुआ था, अनिका ने बड़ी ही सफाई से वो मोबाइल फोन टेरेस गार्डन पर पड़ी एक टी पॉइंट पर रख दिया और न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगी। रोहित के लिए अनिका का पूरा बर्ताव काफी अजीब था। रोहित धीरे धीरे अनिका के पास चलकर आया और अनिका से कहने लगा, तुम तो पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, आज मैंने शायद तुम्हें जिंदगी में पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा है। अनिका ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, अनिका रोहित की ओर देखकर दबी हुई आवाज में कहने लगी, हाँ, वो ऐसे ही सोच रही हूँ कुछ पढ़ने की आदत डाल लूँ। सारा दिन ये सोच कर परेशान होती हूँ कि कब मेरी जिंदगी वापस बाकी लोगों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक
तक वक्त गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। अनिका की ये बात सुनकर रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित अनिका के ठीक सामने बैठ गया और अनिका के सामने पड़ा अनिका का मोबाइल फोन अपने हाथ में उठाकर अनिका से पूछने लगा, कौन था वो लड़का? जैसे ही रोहित ने अनिका से सवाल पूछा कि कौन था वो लड़का, अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने बड़ी ही तेजी से एक झटके से रोहित के हाथों से अपना मोबाइल फोन छीन लिया और मोबाइल फोन साइड में रखते हुए रोहित से कहा, कौन लड़का? किसकी बात कर रहे हो तुम? अनिका अब तक ये बात नहीं जानती थी कि रोहित ने अनिका और बिक्की को एक दूसरे के साथ इशारे से बात करते हुए देख लिया था। मगर जब रोहित ने अनिका से ये सवाल पूछा कि वो लड़का कौन था, तब अनिका को अंदाजा आ गया था कि शायद कहीं न कहीं रोहित ने बिक्की और अनिका के बीच चल रहे इशारों को देख लिया था। अनिका ने बात बनाती हुई कहा, किसकी बात कर रहे हो तुम? रोहित अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि अनिका जरूर उससे कुछ न कुछ छुपा रही थी। रोहित ने कभी भी अनिका पर किसी बात के लिए शक नहीं किया था। आज हॉस्पिटल में जब सनी के माँ बाप ने रोहित और अनिका के बिगड़ते हुए रिश्ते के बारे में बात की थी, तब भी रोहित के मन में अनिका को लेकर कभी कोई शक पैदा नहीं हुआ था। मगर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका उससे बातें क्यों छुपा रही थी। रोहित ने अपनी आंखों से देखा था कि नीचे कैफेटेरिया से बाहर अनिका किसी लड़के के साथ इशारों में बात कर रही थी। मगर रोहित से बात छुपाने का क्या मतलब हो सकता था, ये बात रोहित भी नहीं जानता था। रोहित को अपने प्यार अनिका पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। इसलिए रोहित ने इस बात को ज्यादा न खींचते हुए यही बेहतर समझा कि वक्त आने पर अनिका रोहित को सब कुछ सच सच बता देगी। रोहित ने बात बदलते हुए अनिका से कहा, वैसे सनी की कंडीशन अभी भी वैसी ही है जैसे पहली थी, वो कोमा में है। काश कि तुम्हारी याददाश्त न गई होती तो आज शायद तुम सनी का इलाज कर पाती और सनी फिर से अपने पैरों पर जल्द से जल्द खड़ा हो पाता। जब अनिका ने रोहित की ये बात सुनी, तब अनिका को भी सनी के लिए काफी सॉरी फील होने लगा था। अनिका काफी कम दिनों के लिए सनी के साथ रही थी। सनी की पिछली यादें अनिका के अतीत के साथ मिट चुकी थी। मगर सनी के साथ जो भी कम वक्त अनिका ने गुजारा था, अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सनी बेहद ही सरल स्वभाव का सीधा साधा लड़का था, जो अपने भाई भाभी और अपने भतीजा भतीजियों के लिए बहुत प्यार करता था। कहीं न कहीं मन ही मन अनिका भी यही सोच रही थी कि अगर वो पहले की तरह अपने अंदर छिपी डॉक्टर अमृता को जानती तो जरूर सनी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती थी। मगर अनिका बेबस थी। अनिका के चेहरे पर सनी के लिए उदासी देखकर रोहित ने कहा, वैसे सनी के माँ बाप यहाँ पर आए हैं। मैंने उनके रहने का इंतजाम हमारे होटल में कर दिया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रोहित की ये बात सुनकर अनिका चौंक गई। रोहित ने अपनी नजर झुकाते हुए अनिका के एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, बात दरअसल ऐसी है कि सनी के माँ बाप को लगता है कि तुम्हारी याददाश्त खोई नहीं है, बल्कि हम किसी वजह से ये ढोंग कर रहे हैं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। उन्हें लगता है कि तुम डॉक्टर अमृता बनकर अभी भी सनी का इलाज कर सकती हो और उनका बेटा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और अपनी तसल्ली के लिए वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। अनिका रोहित की बात सुनकर काफी हैरान हो गई। हैरानी से देख रही अनिका को रोहित ने कहा, देखो अनिका, हो सकता है कि जब सनी के माँ बाप तुमसे मिले तो तुमसे कुछ ऐसी बातें करें जो तुम्हें बहुत बुरी लग सकती है, मगर तुम प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत देना, उनकी बातों का बुरा मत मानना। इस वक्त वो जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उसमें इंसान का इस तरह की बातें करना बहुत आम है। सनी की कंडीशन बहुत नाजुक है और उसके माँ बाप सनी की कंडीशन को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। अगर वो तुमसे मिलने के बाद कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हें सुनने में काफी कड़वी लगे तो प्लीज बुरा मत मानना। अनिका नहीं जानती थी कि सनी के माँ बाप अनिका से क्या कहने वाले थे, मगर अनिका खुद भी सनी के माँ बाप को समझाना चाहती थी कि वो कितनी मजबूर थी कि चाहते हुए भी वो सनी का इलाज नहीं कर पा रही थी। रोहित और अनिका अपने बेडरूम के बालकनी में बैठे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तभी रोहित के कानों पर रिया की आवाज पड़ी। रिया की आवाज सुनते ही रोहित और अनिका दोनों अपनी जगह से उठकर बेडरूम के बाहर चले गए। बाहर जाते ही उन्होंने देखा कि रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिविंग एरिया में एक सोफा से दूसरे सोफा पर उछल कूद कर रही थी। इट्स मिरेकल,
इट्स मिरेकल, मम्मा की यादाश्त वापस आ जाएगी। अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। एलेक्जेंडर और आर्यन रिया को संभालते हुए इशारे इशारे में ही ये कह रहे थे कि रिया को ये सारी बातें नहीं करनी है। रिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बेडरूम में एलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को वो सारी बातें बताई थी जो पिछली रात हुई थी। जब रिया को यकीन हो गया कि वो अपनी जिंदगी का एक दिन पूरी तरह से भूल गई थी तो उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी। जब एलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को पूरी बात बताई थी तब दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बहन पूरी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाएगी, मगर उसका पूरा उल्टा ही हुआ। रिया ने जब दोनों भाइयों की पूरी बात सुनी और उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच वो अपनी एक दिन की यादाश्त खो बैठी थी, तो रिया इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो अचानक ही झूमने लगी। रिया अपने बेडरूम से बाहर निकलकर लिविंग रूम में जोर जोर से चिल्लाते हुए एक सोफा से दूसरे सोफा पर कूदने लगी। रोहित और अनिका ने जब अपनी बेटी को इस तरह से खुश देखा तो दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। रोहित के मन में अभी भी एलेक्जेंडर और आर्यन के लिए काफी गुस्सा था, मगर अपने बेटी के लिए रोहित के मन में इतना प्यार था कि बीती रात बच्चों ने जो किया था उसमें रोहित को रिया की कोई गलती नहीं नजर आ रही थी। वहाँ एलेक्जेंडर और आर्यन अपनी बहन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर रिया ने कोई ऐसी बात रोहित के सामने कह दी जिसकी वजह से रोहित को जरा सा भी शक हो सकता था, तो बच्चों ने जो बूढ़े बाबा से वादा किया था वो टूट सकता था, और अगर वादा टूट गया तो बूढ़े बाबा अनिका की यादाश्त वापस लाने में उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही इशारों से रिया को समझाने की कोशिश करने लगे कि उन्हें अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल करना चाहिए और रोहित के सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे रोहित को किसी बात का शक हो। मगर अपने पापा के गले लगते हुए रिया ने कहा, पापा, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक बहुत बड़ा आविष्कार होने वाला है जिससे हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रिया को हो क्या गया था। वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। रिया बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। रोहित ने बड़े ही प्यार से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, और मुझे यकीन है कि मेरे तीनों बच्चे ही वो आविष्कार करेंगे और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे। मगर क्या हुआ, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या फिर से कोई गेम की चैंपियनशिप जीत गई? रोहित की बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अगर चैंपियनशिप कल जीती भी हूँ तो मुझे याद नहीं। रिया की ये बात सुनते ही एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने फिर से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। रोज रोज इतने चैंपियनशिप जीती हो कि अब तो तुम्हें याद भी नहीं रहता कि कौन सी चैंपियनशिप कब जीती थी। एलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था कि रिया अपनी एक्साइटमेंट में कोई ऐसी बात ना कह दे जिसमें तीनों बच्चों की चोरी पकड़ी जाए। रिया बस उछल उछल कर एक ही बात कही जा रही थी, पापा, कमाल की बात है ना, कल जो कुछ भी हुआ वो अगर किसी इंसान को याद ही न रहे तो इस दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे ही रिया ने ये बात कही, एलेक्जेंडर और आर्यन के हाथ पांव कांपने लगे तो रोहित भी चौंक कर दोनों भाइयों की ओर देखने लगा। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। तभी रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने दोनों बच्चों से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका के सामने इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तीनों बच्चे बीती रात कितना बड़ा रिस्क लेकर होटल से भागकर पुरानी गुलेरिया हाउस गए थे। रोहित को लगा था शायद एलेक्जेंडर और आर्यन ने यही बात रिया को समझाई थी और रिया बीती रात जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ भूलने का नाटक कर रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रिया को एक्टिंग करने का कितना शौक था। अपनी बेटी पर प्राउड फील करते हुए रोहित ने रिया को गले लगाया और बिल्कुल रिया के कानों में अनिका सुन न सके इस तरह कहा, बेटा, मुझे तुम पर फक्र है कि तुम इतनी समझदार हो, मगर बेटा, आजकल की दुनिया में इतनी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं है। आजकल जमाना नेचुरल एक्टिंग का है। अगर तुम जोर जोर से ये बताओगी तो तुम्हारी मम्मा को शक हो सकता है। रोहित की ये बात सुनते ही रिया ने रोहित का गाल पकड़ लिया और कहा, क्या शक हो सकता है पापा?
रोहित चौंक कर अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखने लगा। जब रिया की ये बात अनिका ने सुनी तो वो रोहित की ओर देखकर पूछने लगी, क्या कह रही है रिया? वो किस शक की बात कर रही है? रोहित ने रिया को अपने से दूर करते हुए अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, पता नहीं आज हमारी राजकुमारी कुछ ज्यादा ही खुश है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाहती है। तभी फिर से रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, जरा सोचिए न पापा, अगर कोई ऐसी दवाई बन जाए जिससे इंसान अपने एक दिन की याददाश्त भूल जाए तो फिर ये दुनिया कितनी बदल सकती है। सोचिए किसी इंसान को कितना भी गहरा दुख पहुंचा हो और वो रात को सोने से पहले अगर एक गोली ले ले तो सुबह वो अपने सारे दुख और सारी परेशानियां भूल जाएगा जो उसने पिछले दिन मिले थे। आर्यन और अलेक्जेंडर लगभग अपने सर पर अपना एक हाथ मारने ही वाले थे, मगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो बस रिया को देखने लगे। रिया कमरे में यहाँ वहाँ घूमते हुए कहने लगी, जरा सोचिए कोई इंसान जुए में पैसे हार गया है, उसे बहुत दुख हो रहा है। उसने एक दवाई खा ली तो वो भूल जाएगा कि वो पैसे हार चुका है। कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया हो, उसे उस बात का बहुत दुख हो रहा हो। अगर उसने एक गोली खा ली तो अगले दिन भूल जाएगा कि वो एग्जाम में फेल हुआ था। जरा सोचिए अगर ऐसा हो जाएगा तो इस दुनिया से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब इंसान को दुख ही याद नहीं रहेगा तो उसके दिल में दुख ही नहीं रहेगा। अनिका और रोहित को रिया की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर काफी हैरानी हो रही थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह उनकी बहन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करे, वरना तीनों बच्चों का भांडा फूट सकता था। रिया इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि वो कभी सोफे पर चढ़ती तो कभी सोफे से होते हुए चेयर पर पांव रखकर डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे रिया कोई चिड़िया बन चुकी थी जिसके पर निकल आए थे और वो आसमानों में उड़ना चाहती थी। आर्यन और अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि बुढ़े बाबा ने किस किस्म की टेबलेट रिया को खिला दी थी। रिया कल की याददाश्त के साथ साथ पिछले कई साल भुलाकर फिर से बच्ची बन गई थी, ऐसा लगने लगा था। कमरे में दोनों भाइयों ने रिया को काफी बार समझाया था कि रिया को अनिका और रोहित के सामने इस बात का एहसास नहीं होने देना था कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर रिया तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो तरह तरह की उटपटांग बातें करके न चाहते हुए भी रोहित और अनिका के मन में शक पैदा कर रही थी। तभी अचानक अनिका के सामने खड़े होते हुए रिया ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर झूलना शुरू कर दिया और फिर अपनी मम्मा की कमर से लिपटकर रिया ने कहा, मम्मा क्या आप जानती हैं बहुत जल्दी आपकी याददाश्त वापस आने वाली है। रिया की ये बात सुनकर अनिका और रोहित हैरान रह गए। दोनों भाइयों ने पूरी तरह से रिया को कह दिया था रिया अपने इमोशंस पर काबू रखे, पर इस वक्त रिया ने सब उल्टा कर दिया था। उसे बस अपने मन की बात सबसे कहनी थी, खासकर अपनी मम्मी और पापा से। रिया इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि रिया ने जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया था। कहीं न कहीं ये बात सच भी थी। रिया यही चाहती थी कि किसी भी तरह से उनकी मम्मा की याददाश्त वापस आ जाए और रिया अपनी मम्मा के साथ पहले की तरह रह सके। इसलिए आज जब अलेक्जेंडर और आर्यन से रिया को ये बात पता चली कि उसकी मम्मा की याददाश्त वापस आ सकती है तो उसके बाद से रिया मानो खुशी से पागल हो ही गई थी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, नाचे गाए झूमे या फिर उछल कूद करे। रिया जितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी उसके दोनों भाई उतने ही टेंशन में आ रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी बहन को समझाएं। दोनों भाई समझ चुके थे कि आज हो ना हो रिया तीनों बच्चों का भांडा फोड़कर रहेगी। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त रिया के मन पर क्या बीत रही थी। एक पूरा दिन अगर किसी इंसान की जिंदगी से गायब हो जाए तो उसे कैसा महसूस हो सकता था, वो दोनों भाई रिया की हालत देखकर समझ रहे थे। मगर उन्हीं के सामने अनिका खड़ी थी जो अपनी पिछली पूरी जिंदगी भुला चुकी थी। दोनों भाइयों को अपनी मम्मा पर इस वक्त पहले से भी ज्यादा तरस आ रहा था। रिया ऐसे रिएक्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सिर्फ एक दिन की याद भूली थी, मगर उसे अपनी पिछली पूरी जिंदगी याद थी। मगर जिस इंसान के दिमाग से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही मिटा दी जाए उसकी क्या हालत हो सकती थी, ये बात अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। मगर जब रिया ने सबके सामने ये कहा
कि अनिका की याददाश्त बहुत जल्दी आने वाली थी, तब दोनों भाइयों ने अपने हथियार पूरी तरह से डाल दिए। वो जानते थे कि अगर बूढ़े बाबा रिया की एक दिन की याददाश्त गायब कर सकते थे, तो जरूर उनके पास कोई ऐसी तरकीब भी होनी चाहिए जिससे वो इंसान की पिछली जिंदगी की याददाश्त वापस ला सकते थे। और अनिका की जिंदगी को अपने अतीत के साथ जोड़ने का सिर्फ यही मौका उन्हें नजर आ रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन भी जानते थे कि रोहित ने कई बड़े बड़े डॉक्टरों को अनिका की रिपोर्ट दिखाई थी, मगर सारे के सारे बड़े डॉक्टर्स और न्यूरोसर्जन ने सिर्फ यही कहा था कि अनिका के केस उनकी समझ से बाहर था। अनिका का इलाज अगर कोई कर सकता था तो वो थी खुद अनिका, यानी कि डॉक्टर अमृता। वहीं रिया की बात सुनकर रोहित ने रिया को अपने पास बुलाते हुए कहा, रिया, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला कि मम्मा की याददाश्त जल्दी वापस आने वाली है? रिया अपने एक्साइटमेंट में रोहित से कुछ कहने ही वाली थी, तभी अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों एक साथ जोर जोर से खांसने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों को एक साथ खांसते हुए देखकर रोहित चौंक गया। अनिका ने जल्दी से साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास लिया और पानी के जार से पानी ग्लास में डालते हुए दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी खांसी कंट्रोल की। दोनों बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने खड़ी अपनी बहन को देख रहे थे। तभी रिया को रियलाइज हुआ कि वो अपनी एक्साइटमेंट में कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। रिया ने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस ली। अनिका, अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की पीठ सहला रही थी। तभी रोहित ने दोनों भाइयों की ओर शक की नजर से देखते हुए कहा, तुम दोनों को एक साथ खांसी क्यों आने लगी? इतना कहने के बाद रोहित घूरकर अलेक्जेंडर और आर्यन को देखने लगा था। रोहित को लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन घबरा गए थे। उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और इशारे से कह रहे थे कि वो अब क्या जवाब दें। दोनों भाइयों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अलेक्जेंडर और आर्यन बस एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अलेक्जेंडर ने बात बनाते हुए कहा, वो एक्चुअली आज हुआ यूं कि आज बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया हम दोनों के साथ। हम दोनों एक साथ उठे, एक साथ ब्रश किया और फिर एक साथ नाश्ता भी किया। तो हो सकता है कि हमारी खांसी की टाइमिंग भी बिल्कुल एक साथ हो गई। अनिका को बच्चों की गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थी, मगर अनिका को बच्चों की बातों पर किसी तरह का कोई शक नहीं हो रहा था। वहीं रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दोनों भाई मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे थे, मगर इस वक्त अनिका के सामने वो दोनों की खबर नहीं ले सकता था। तभी रिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, मुझे लगता है इन दोनों को किसी चीज की एलर्जी है, जिसकी वजह से दोनों को एक साथ खांसी आ गई। रोहित ने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए रिया से पूछा, रिया, तुम क्या कह रही थी मम्मा की याददाश्त के बारे में? जैसे ही रोहित ने रिया से ये सवाल पूछा, रिया बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई की ओर देखने लगी। रिया ने कुछ ही देर के बाद अपनी बात पलटते हुए रोहित से कहा, नहीं नहीं डैड, मुझे यकीन है कि मम्मा की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। मेरे पास इसका एक तरीका ही है। रोहित और अनिका दोनों ही जानना चाहते थे कि आखिर रिया के पास ऐसा कौन सा तरीका था जिससे अनिका को अपने अतीत के साथ जुड़ा जा सकता था। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, हम सबको अच्छी तरह से पता है कि मम्मा कितनी जीनियस है। भले ही मम्मा की याददाश्त चली गई है, मगर मम्मा का दिमाग तो वही है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मम्मा को फिर से डॉक्टर की पढ़ाई करवाएं। मम्मा फिर से बहुत बड़ी सर्जन बन जाएगी और उसके बाद मम्मा खुद का इलाज कर पाएगी। जैसे ही रोहित और अनिका ने रिया की ये बात सुनी, दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो जानते थे कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो करना बेहद मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं था। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका कुछ ही दिनों की पढ़ाई में दुनिया की सबसे बड़ी हैकर बन गई थी, मगर यहाँ सवाल डॉक्टर की पढ़ाई का था। रोहित और अनिका दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सचमुच पॉसिबल भी था या नहीं। जब रोहित ने देखा कि काफी दिनों बाद रिया की हंसी की वजह से रोहित के परिवार में फिर से खुशियां लौटी थी, तो रोहित ने सभी की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम मनाली में वेकेशन मनाने आए थे, मगर वेकेशन की जगह पर हम सब एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। सनी चाचू के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ, उसके बाद मैं भी मेंटली काफी डिस्टर्ब रहा।
मुझे लगता है कि आज हम सबको एक साथ कहीं बाहर चलकर डिनर करना चाहिए। जैसे ही रिया ने रोहित की ये बात सुनी, रिया ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, यस डैड, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलिए एक काम करते हैं, पुराने गुलेरिया हाउस में जाकर डिनर करते हैं। जैसे ही रिया ने ये बात कही, एलेक्जेंडर और आर्यन फिर से जोर जोर से खांसने लगे, मगर इस बार उनकी खांसी सचमुच निकल गई थी। तुरंत अपनी खांसी पर कंट्रोल करते हुए आर्यन ने रिया की ओर देखकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो रिया? वो कोई होटल है जो हम वहाँ पर खाना खाने जाएंगे? रोहित को रिया का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, मगर रोहित जानता था कि रिया काफी शरारती थी और हो सकता है कि रिया इस वक्त जो कुछ भी कह रही थी वो सब उसकी किसी शरारत का हिस्सा था। रिया के गालों पर बड़े ही प्यार से चपत लगाते हुए रोहित ने कहा, मैं अपनी नन्ही सी गुड़िया को एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जिसे देखकर रिया को और उसकी अपनी मम्मा को ऐसा लगने लगेगा कि आप इस धरती पर नहीं बल्कि आसमान में कहीं सैर कर रहे हो। रोहित की बात सुनकर तीनों बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए थे। रिया के साथ साथ आर्यन और एलेक्जेंडर भी अपनी मम्मा के साथ अच्छे से अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारना चाहते थे। रोहित की बात सुनते ही तीनों बच्चे तैयार होने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम का दरवाजा बंद करते ही आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों ही अपने सर पर एक एक हाथ मारते हुए रिया से कहा, अरे रिया, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर? एलेक्जेंडर ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए रिया से कहा, तुमने तो लगभग सारा भांडा फोड़ दिया था। तुम्हें पता है, अगर पापा को पता चल जाता बूढ़े बाबा के बारे में तो फिर बूढ़े बाबा कभी हमें मम्मा की यादाश्त वापस लाने में मदद नहीं करते। हमारे पास एक उम्मीद है और वो ये है कि बूढ़े बाबा के पास इस तरह की कोई टेबलेट हो सकती है जो इंसान की एक दिन की यादाश्त गायब कर सकती है। तो उनके पास जरूर इस तरह की टेबलेट भी हो सकती है जो मम्मा की यादाश्त वापस ला सकती है। रिया को ना तो बूढ़े बाबा की कोई बात याद थी और ना ही बूढ़े बाबा याद थे, मगर अपने दोनों भाइयों की बातों पर विश्वास करते हुए रिया ने अपने दोनों कान पकड़े और कहा, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं जानती हूँ कि मेरी छोटी सी गलती भी हमारी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकती थी, मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम दोनों सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना खतरनाक मिशन जो मैंने प्लान किया, उस मिशन को पूरा करने में तुम दोनों ने मेरी मदद की। काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा होगा ना हमारा मिशन? वाओ, मुझे तो सोच सोच कर ही बड़ा मज़ा आ रहा है। हम यहाँ से निकले, ट्रेजर हंट का बहाना देकर नीचे गए, होटल की फेंसिंग कूदकर जंगल के रास्ते में मेन रोड पर गए और स्केटिंग करते हुए हम पहुँच गए गुलेरिया हाउस। और वहाँ पर भी हमारे साथ जो हुआ वो सारी बातें कितनी एडवेंचरस और एक्साइटिंग थी ना। रिया जो कुछ भी कह रही थी वो बात तो सच थी। एलेक्जेंडर और आर्यन ने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जब वो लोग अपने मिशन पर निकल पड़े थे तब हर पल उनके दिल की धड़कनें तेज थी। एक्साइटमेंट की जगह उनके दिल में डर और घबराहट भरी हुई थी। मगर अब जब सब कुछ पूरा हो चुका था तब रिया की बातें सुनकर उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा था कि सचमुच उनका पूरा का पूरा मिशन काफी एडवेंचरस था। तभी रिया ने एक ऐसी बात कही जिससे दोनों भाइयों के हाथ पांव थर थर कांपने लगे। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालती हुई कहा, मुझे लगता है हमें एक और बार मिशन पर जाना चाहिए। क्या मजा आएगा। और वैसे भी तुम लोगों ने कहा था कि हम डैड को बूढ़े बाबा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो बूढ़े बाबा मम्मा की यादाश्त वापस लाने में हमारी मदद करेंगे। मुझे लगता है हमें वापस वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर हम कैसे गए थे, वहाँ क्या क्या हुआ था, मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, मगर मुझे ये एक्साइटमेंट महसूस करनी है। इस बार एलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया से कहा, बिल्कुल नहीं रिया, अगले कुछ दिनों तक तुम ना तो उस पुरानी हवेली का नाम लोगी और ना ही बूढ़े बाबा का नाम तुम्हारी जुबान से निकलना चाहिए। तुम ये समझ लेना कि हम दोनों ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं था, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सच भी है या नहीं। इसलिए सब कुछ भूल जाओ और वेकेशन एंजॉय करो और हमें भी करने दो। जब एलेक्जेंडर ने रिया से ये बात कही तब रिया भी काफी कंफ्यूज हो गई। एलेक्जेंडर जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। रिया सचमुच नहीं जानती थी कि आखिर उसके भाई उसे सच कह रहे थे या उनकी कोई मनगढ़ंत कहानी थी जो रिया का दिल दहलाने के लिए
वो लोग रिया से कह रहे थे, मगर रिया अपने दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानती थी। दोनों भाई उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकते थे। अगर अलेक्जेंडर और आर्यन ने कहा था कि बीती रात जो कुछ भी हुआ था वो सच था, इसका मतलब है कि वो सच ही होगा। रिया ने फिर से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, ठीक है, आज के बाद मैं जरा अपने आप पर कंट्रोल रखूंगी, मगर एक बात तो तय है, बहुत जल्द हम फिर से बूढ़े बाबा से मिलेंगे ताकि मम्मा की याददाश्त वापस आ सके। हम बूढ़े बाबा के पास जाएंगे और टेबलेट उनके पास से लेकर आएंगे। वहां पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गिरीवाल राम सिंह की अच्छी खासी खबर ले रहा था। राम सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि आते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल राम सिंह पर इतना क्यों बरस पड़े थे। राम सिंह ने तो इंस्पेक्टर गिरीवाल की मदद ही की थी, पर इसके बाद भी इंस्पेक्टर राम सिंह की खबर लिए जा रहा था। राम सिंह को लगा था कि आज थाने के अंदर आते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल सबके सामने राम सिंह की तारीफ करेंगे, राम सिंह का शुक्रिया अदा करेंगे, पर राम सिंह के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े में ले जाकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने राम सिंह का गला पकड़ते हुए कहा, अरे राम सिंह, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। मुझे बताओ कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था। सच बताओ, तुम्ही ने मुझ पर वार किया था ना मुझे बेहोश करने के लिए। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल राम सिंह को झकझोरने लगा। राम सिंह को इंस्पेक्टर गिरीवाल का हाथ काफी भारी लग रहा था, इसलिए दर्द के मारे बिलबिलाते हुए राम सिंह ने कहा, अरे साहब, ये तो नेकी के दरिया में हाथ डाल वाली बात हो गई। आपको आपकी मैडम ने फटकारा, इसलिए आप मुझे फटकारने आ गए। मैं तो उस दिन आपकी मदद ही की थी। अरे सच कह रहा हूँ, मैं जब वहाँ आया तो मैंने देखा कि आप शराब के नशे में धूत पड़े हुए थे और कमरे में एक टीवी था जिस पर रंगीन प्रोग्राम चल रहा था। अब बताइए, क्या मैंने मैडम जी से रंगीन प्रोग्राम वाली बात की? अब शराब की आपके कपड़े से बदबू ही इतनी आ रही थी कि मैडम को पता चल गया, मैं क्या करूं? राम सिंह की ऐसी बात सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल जानते थे कि उन्होंने कोई शराब नहीं पी थी और उन्हें पक्का यकीन था कि उस वीरान बंगले में उन पर किसी ने जोरदार से हमला किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल को राम सिंह की बातें काफी उटपटांग लग रही थी। वहीं राम सिंह को लग रहा था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी बीबी की डांट का सारा बदला राम सिंह से लेना चाहते थे। राम सिंह को उम्मीद नहीं थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे। राम सिंह को अंदर से डर भी लग रहा था, मगर वो अपनी बात इंस्पेक्टर गिरीवाल के सामने रखना भी चाहता था। इस कारण से वो थोड़ा बहुत हिम्मत करके बोल रहा था। राम सिंह वही बता रहा था जो कुछ भी उसने देखा था, पर इंस्पेक्टर गिरीवाल भी अपनी जगह सही थे। मगर उनको याद था कि पिछली रात जब कमरे में गए थे तब उन पर किसी ने हमला किया था, और अब इंस्पेक्टर गिरीवाल को यही लग रहा था कि जरूर वो हमला राम सिंह ने किया था। साहब, आप तो एकदम गजब करते हैं, बेवजह मेरे ऊपर झूठा इल्जाम। राम सिंह आगे कह पाता, इतने में इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जोर से राम सिंह का गला दबाया। अब राम सिंह का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक बर्दाश्त करने के बाद जब राम सिंह से नहीं रहा गया, तब राम सिंह ने भी अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर इंस्पेक्टर गिरीवाल का हाथ झटकते हुए कहा, अरे साहब, अगर बीबी का अत्याचार सहन नहीं होता तो फिर एक काम कीजिए, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए बीबी के जुल्म से आपको आज़ादी मिल जाएगी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल कुछ कह पाते, राम सिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, अगर आपकी बीबी को ये शक है कि आपका बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और इसीलिए दिन रात आपके ऊपर शक करती है और बोल बोल के आपका जीना हराम कर देती है, तो मेरी एक बात मानिए और सचमुच किसी के साथ चक्कर चला लीजिए। जिस दिन सचमुच का आपका चक्कर चल गया ना, बीबी खुद ब खुद शांत हो जाएगी और आपकी कही हुई हर बात मानेगी। इतना कहने के बाद राम सिंह ने थोड़ी सी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, जिस बीबी को ये डर नहीं होता है कि उसका पति कहीं जाने वाला नहीं है, वो अपने पति को पूरी तरह से अपने बस में करना अच्छी तरह से जानती है। मगर जैसे ही बीबी को जरा सा शक हो गया कि पति उसे छोड़कर किसी और के पास भी जा सकता है, तो वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाती है। अरे पर्सनल अनुभव है मेरा, ये नुस्खा 100% काम करेगा। इससे पहले कि राम सिंह अपनी बात आगे बढ़ा पाता, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, राम सिंह, बकवास बंद करो
और अपनी ये फालतू सलाह अपने पास रखो। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना। इंस्पेक्टर गिरीवाल के चिल्लाते ही राम सिंह चुप हो गया। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने राम सिंह को पूछा था कि उसके साथ वहां वीरान बंगले में क्या हुआ था, मगर राम सिंह ने अब तक जो कुछ भी कहा था उससे इंस्पेक्टर गिरीवाल को ऐसा लग रहा था कि राम सिंह सच कह रहा था। मगर यहाँ इंस्पेक्टर गिरीवाल की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर राम सिंह सच कह रहा था तो उन पर हमला किसने किया था। ये अब एक बहुत बड़ा राज बन चुका था जिसका पर्दाफाश करना इंस्पेक्टर गिरीवाल के लिए जरूरी हो गया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल भी जानते थे कि उन्होंने उस रात शराब नहीं पी थी। उन्हें एहसास हुआ था कि अंधेरे कमरे के अंदर जरूर कोई इंसान छिपा बैठा था, मगर कमरे के पास पहुंचने से पहले ही उनके सिर पर किसी ने वार किया और वो बेहोश हो गए। मगर राम सिंह के कहने के मुताबिक जब तक राम सिंह वहां पहुंचा बंगले के अंदर कोई मौजूद नहीं था। इसका मतलब साफ था कि जो कोई भी उस बंगले में छिपा बैठा था उसी ने इंस्पेक्टर गिरीवाल पर हमला किया था। और उसके बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल के बगल में शराब की बोतलें रखी थी। इतना सब करने के बाद वो शख्स शराब की कुछ बूंदें उनके शरीर पर गिराकर वहां से भाग गया, ताकि अगर इंस्पेक्टर गिरीवाल सुबह उठकर किसी को ये कहने की कोशिश भी करे कि उस बंगले में कोई रहता है तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें। मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल की समझ में नहीं आ रहा था कि मनाली में ऐसा कौन आ गया था जिसे इंस्पेक्टर गिरीवाल का भी डर नहीं था। वो बेहद खतरनाक था और इंस्पेक्टर गिरीवाल ये जान चुके थे कि जो कोई भी इंसान उस बंगले के अंदर छिपा था वो कानून से कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। गहरी सोच में डूबे हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल अपना सिर खुजलाते हुए पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने चेम्बर की ओर जाने लगे। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने देखा कि अचानक उनके पुलिस स्टेशन के कैंपस में एक जीप आकर रुकी। उस जीप में एक अकेला आदमी बैठा था जिसके मुंह पर एक बड़ा सा मस्सा नजर आ रहा था। उसने काले चश्मे पहन रखे थे और फ्रेंच बियर्स में नजर आ रहा वो इंसान एक तरह का गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग रहा था। जीप से उतरते हुए सूट बूट और टाई पहने हुए उस इंसान ने बड़ी ही अदब से अपनी जीप की बैक सीट से एक बड़ी सी फाइल निकाली और पुलिस स्टेशन की ओर आगे बढ़ने लगे। इंस्पेक्टर बड़े ही ध्यान से उस इंसान को देख रहे थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उस इंसान को पहले कभी मनाली में या मनाली पुलिस स्टेशन में आते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वो इंसान पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाने लगा, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उसे रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, आपको क्या काम है? इंस्पेक्टर गिरीवाल उस आदमी को देखकर समझ गए थे कि वो कोई आम आदमी नहीं था जो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने आया था, बल्कि शकल से, कपड़े के पहनावे से और उसके रुतबे से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर लग रहा था। उस शख्स का एक अलग ही एटीट्यूड था। इंस्पेक्टर गिरीवाल को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि आखिर ये शख्स कौन है जो उनके सामने भी तनकर खड़ा है। इंस्पेक्टर गिरीवाल के सामने जो भी शख्स आता था वो अपना अंदाजा भूलकर इंस्पेक्टर के सामने झुक जाता था ताकि इंस्पेक्टर गिरीवाल उसका काम कर दे, सिवाय रोहित मारवा के, क्योंकि रोहित मारवा की औकात इंस्पेक्टर गिरीवाल से बहुत ज्यादा थी। पर इस वक्त जो शख्स इंस्पेक्टर गिरीवाल के सामने खड़ा था वो बड़े ही अलग अंदाज में खड़ा था। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, हाँ भाई, मैंने कुछ पूछा, कौन है आप? यहाँ किससे काम है? इंस्पेक्टर गिरीवाल का सवाल सुनकर उस इंसान ने अपने चश्मे उतारे और इंस्पेक्टर को घूर घूर कर देखने लगा। कुछ देर बाद उस इंसान ने आसमान की ओर देखकर अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल अपने माथे से लगाई और इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहने लगा, क्या आप ही इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर हैं? उस शख्स की बात सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल एक पल के लिए खामोश हो गए। उस इंसान ने जिस रौब से ये सवाल पूछा था, इंस्पेक्टर गिरीवाल समझ गए थे कि जरूर वो किसी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल ड्यूटी पर आए थे। ऐसे लोगों से बात करना इंस्पेक्टर गिरीवाल को बहुत अच्छे से आता था। इंस्पेक्टर गिरीवाल एक पल में अलर्ट होकर अटेंशन मोड में आ गए और सामने खड़े शख्स से सवाल पूछते हुए कहा, जी, मैं ही यहाँ का इंचार्ज ऑफिसर हूँ, वैसे आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर गिरीवाल समझ गए थे कि उनके सामने खड़ा इंसान लंबा चौड़ा कोई गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर था। इसलिए इंस्पेक्टर ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, वैसे मैं इंस्पेक्टर गिरीवाल। जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपना हाथ उस आदमी के सामने आगे बढ़ाया,
उस आदमी ने इंस्पेक्टर गिरीवाल का हाथ जोर से पकड़ लिया और इंस्पेक्टर को अपनी ओर खींचते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम है डिसूजा, फर्नांडिस डिसूजा। इंस्पेक्टर गिरीवाल उस ऑफिसर का नाम सुनते ही काफी हैरान रह गए। उन्होंने इस तरह का नाम पहले कभी नहीं सुना था। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपने सामने खड़े इंसान को कोई सवाल पूछ सके, उस इंसान ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, मैं यहाँ पर काउंटिंग करने आया हूँ। मेरा मतलब है कि आपके पुलिस स्टेशन में कितने केस हुए, कितने FIR लिखी गई हैं, कितने साल हुए और कितने केस की छानबीन अभी भी जारी है, मैं ये सब जानने आया हूँ। इंस्पेक्टर गिरीवाल अच्छी तरह से जानते थे कि हर कुछ महीने बाद इस तरह की काउंटिंग की जाती थी। अगर आज तक कोई ऑफिसर पर्सनली किसी पुलिस स्टेशन में आता हुआ नहीं दिखा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे पर काफी हैरानी देखते हुए उनके सामने खड़े उस आदमी ने कहा, हैरानी हो रही है ना कि मैं यहाँ पर्सनली क्यों काउंटिंग करने आया हूँ? क्योंकि लोग फोन पर ही कुछ काम निपटा दिया करते हैं, मगर नहीं, मैं अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का हूँ। मैं इस देश की जनता के टैक्स से जो पैसे लिए जाते हैं उसी से तनख्वाह लेता हूँ और मैं जनता के खर्च का पूरा हिसाब देना जानता हूँ। काम सौंपा गया है गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरा काम करूँगा। चलिए आइए मेरे साथ और मुझे बताइए कि आपके पुलिस स्टेशन का क्या हाल है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपने सामने खड़े इंसान से कोई ID कार्ड मांगते, वो लंबा चौड़ा इंसान अपने कदम आगे बढ़ाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। उनका रौब और उनका रुतबा देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने भी ID कार्ड के बारे में पूछने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वो जानते थे कि उनके सामने जो ऑफिसर खड़ा था वो काफी सख्त था और अगर इंस्पेक्टर ने उन्हें जरा सा भी नाखुश किया तो हो सकता था कि वे पुलिस स्टेशन में हुई छोटी मोटी गलतियों को बड़ा बनाकर ऊपरी ऑफिसरों को रिपोर्ट कर दें। इंस्पेक्टर गिरीवाल अपने हाथ झटकते हुए अपने कपड़े सीधे करके अंदर की तरफ तेजी से दौड़े। जब तक इंस्पेक्टर गिरीवाल अपने चेंबर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो लंबा चौड़ा सा ऑफिसर इंस्पेक्टर गिरीवाल के सीट के ठीक सामने वाली सीट पर बैठे अपने हाथों में पकड़ी एक बड़ी सी लाल फाइल खोलकर उसमें पेन से कुछ लिखने लगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल उनके सामने खड़े होकर कहने लगे, सर आप चाय या कॉफी लेंगे? तभी उस ऑफिसर ने इंस्पेक्टर गिरीवाल के सामने देखकर कहा, चाय कॉफी पीने का वक्त ये नहीं है, हर चीज का एक वक्त होना चाहिए। ये वक्त है काम करने का। चाय मैं पहले ही पीकर आया हूँ और अभी लंच होने के टाइम में 2 घंटे का वक्त बाकी है, तब तक कुछ काम कर लिया जाए। इंस्पेक्टर समझ गए थे कि उनके सामने बैठा ऑफिसर काफी सख्त मिजाज का था और अपनी ड्यूटी और अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान था। इसलिए इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी जगह पर बैठे हुए अपने सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगे, जी सर बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? उस ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, सेवा तुम्हें मेरी नहीं बल्कि सेवा इस देश की जनता की करनी है जो तुम्हें तनख्वाह देती है। फिलहाल इतना बताओ कि तुम्हारे मनाली शहर में क्या चल रहा है। पिछले 6 महीनों में यहाँ पर कितनी FIR दर्ज हुई, कितने लिखे गए, कितने केस सॉल्व हुए और कितने अभी पेंडिंग है। ये सब कुछ बारी बारी से बताओ। मुझे हर केस की डिटेल्स चाहिए, नए पुराने हर केस की। इंस्पेक्टर गिरीवाल उस इंसान की ये बात सुनकर हैरान रह गए।